हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी प्लस क्लासेस। आज हम इस वीडियो में आपके साथ स्वतंत्रता का अधिकार परिप्रेक्ष्य में वार्ता करेंगे, जो संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 में दिया गया है, जो संविधान का भाग 3 है वहाँ पर। तो भाग 3 में जो मूल अधिकारों का पूरा प्रकरण है, उसमें हम लोगों ने एक पहला अधिकार, जो कुल मिला के 7 अधिकारों की मूल रूप से चर्चा की गई थी, जिसमें से एक संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन के द्वारा निश्चित कर दिया गया और उसे विधिक अधिकार के रूप में आर्टिकल 300 क में स्थान दिया गया है। तो उसके बाद जो बचते हैं 6 मूल अधिकार, उनकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। उसमें जो पहला मूल अधिकार था समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, उसकी चर्चा हम लोगों ने अनुच्छेद 14 से 18 में कर ली है, तो जो पिछले वीडियो में है। अब हम लोग जो है स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा कर रहे हैं, जो आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक में है। इसमें आर्टिकल 19 देखें किस प्रकार से, इसको याद करने का जो है कि पूरा प्रकरण कैसे है आपको याद करा देंगे, बहुत सरलता से याद हो जाएगा। आर्टिकल 19 में कई उपखंड हैं, इसलिए इसको याद करना भी चैलेंज हो जाता है और इसकी बातें भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए भी याद करना आवश्यक भी हो जाता है। तो देखें 19(1) क, 19(1) ख, 19(1) ग, 19(1) घ, 19(1) अंग, 19(1) च, 19(1) छ, यह इस प्रकार से है। तो 19(1) क को देखें कैसे, क 19(1) का मतलब कहो कुछ भी, यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी। ठीक है, ऐसे याद करिएगा। 19(1) का कहो कुछ भी यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी। 19(1) ख, खम गाड़ दो, यानी जो है सभा और सम्मेलन करो। तो निरायुध सम्मेलन करने का, निरायुध एकत्रित होने का, कहीं पर भी सभा करने का आज़ादी है, हाँ, शांतिपूर्ण तरीके से। ग से गठन करो, तो गठन किन चीज़ों का करो, 2 चीज़ों का गठन करने की बात पहले कही गई थी। वो कौन सी 2 चीज़ें थी, संघ और संघ जो एसोसिएशन, यूनियन एंड एसोसिएशन को गठित करने की बात वहाँ पर कही गई थी। और 97वां संविधान संशोधन 2011 में वहाँ पर कोऑपरेटिव कमेटीज़ को भी गठित करने की बात इंसर्ट कर दी गई। तो यह इस पर प्रश्न पूछा गया है कई बार एग्जाम्स में 2011 के बाद, क्योंकि वो संविधान संशोधन के द्वारा आया तो उस पर जो है सवाल बन नहीं थे, तो बना। तो 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा कोऑपरेटिव कमेटीज़ के गठन की स्वतंत्रता भी आर्टिकल 19(1) ग 19(1) में दे दी गई। ठीक है। घ से घूमो, देश भर में जहाँ घूमना हो घूमो, यानी स्वतंत्र विचरण की आज़ादी यहाँ पर जो है कि 19(1) घ के द्वारा दी गई है। अच्छा, फिर अंग, क ख ग घ अंग, अंग यानी ख़त्म हो गया या ठहर गया या बस गया, तो उस प्रकार से जो है कि अंग का मतलब बसो, पूरे देश भर में कहीं भी निवास करने की आज़ादी, कहीं पर भी घर बना करके बस जाने की आज़ादी जो है कि हमारा संविधान दिया, पूरे नागरिकों को पूरे देश भर में कहीं भी बसने की आज़ादी देता है। तो अब च जो है कि था संपत्ति का अधिकार, यह 19(1) च जो संपत्ति का अधिकार था, इसे यहाँ से निश्चित कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 19(1) छ वह वृत्तिक अधिकार है, यानी कोई भी रोज़गार आप करना चाहते हैं तो करिए, तो ये आज़ादी। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 19(1) क कहो कुछ भी, ख खम गाड़ो, ग गठन करो, घ घूमो, अंग बस जाओ, च जो है कि निश्चित हो गया, छ वृत्तिक स्वतंत्रता, यानी व्यापार रोजगार कुछ भी करिए। लेकिन यह एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है, किसी भी तरह से एब्सोल्यूट फ्रीडम ये नहीं दी गई है। यहाँ पर युक्त निर्बंधन है, यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हमारा संविधान लगाता है इसी अनुच्छेद में। तो आगे तो अनुच्छेद 19(1) में ये बातें हैं, 19(2), 19(3), 19(4), 5, 6, तो यह किस प्रकार से है यह देखें। तो आर्टिकल 19(2) कहता है कि भारत की एकता और अखंडता को, न्यायालय की अवमानना उनको, और जो है कि शांति आदि को, सौहार्द आदि को बनाए रखने के लिए, न्यायालय के मान को बनाए रखने के लिए, यानी अवमानना करने वाला कोई संभाषण आप कहो कुछ भी, ऐसा नहीं है, यानी कहने की आज़ादी तो है, बोलने की आज़ादी तो है, लेकिन यह आज़ादी जो है कि सीमाओं में रह कर के बोलने की आज़ादी है ना। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी पर निर्बंधन है।
ऐसी बातें आप नहीं कह सकते हैं। जैसे जो है कि प्रकरण आप देखें, जेएनयू का प्रकरण उठा था, जेएनयू में एक प्रकरण आया था जेएनयू में कि भाई कुछ नारे लगे थे, उस तरह की बातें जो है कि कहने की आज़ादी नहीं है। आपको आज़ादी है बोलने की, लेकिन राष्ट्र की एकता और अखंडता के विरुद्ध कोई वाचन भाषण संभाषण आप नहीं कर सकते। कुल मिलाकर के इस तरह से निर्बंधन लगाए गए हैं। और जो विधियां हैं, विधियों के सम्मत, विधियों के उल्लंघन करते हुए या विधियों के अधीन रहते हुए, उल्लंघन करते हुए कोई बात नहीं कर सकते, विधियों के अधीन रहते हुए ही बात यहाँ पर कर सकते हैं। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य। फिर ख, निरायुध शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की आज़ादी है, लेकिन कोई भी ऐसा सम्मेलन जो राष्ट्र की एकता और अखंडता को चुनौती देने का संदर्भ रखता होगा, तो उस पर जो है कि अनुच्छेद 19(3) के तहत जो है कि निर्बंधन है। गठन करें, तो फिर से वही कि गठन वगैरह तो आप करिए, समितियां बनाइए, संघ बनाइए, लेकिन वह राष्ट्र की एकता, अखंडता, शांति और सौहार्द और विधियों का संरक्षण जो है, विधियों का जो पैमाना है उन्हीं के तहत होना चाहिए, इन दायरों से बाहर जा कर के नहीं होगा। फिर घूमने की आज़ादी तो है, पूरे देश में घूमिए खूब, स्वतंत्र विचरण की आज़ादी है। लेकिन देखिए, जैसे शेड्यूल 6 में जो जनजातीय क्षेत्र हैं, और फिर आप जो है इनर लाइन परमिट वाले जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो है कि जनजातीय क्षेत्रों में जनजातियों की सभ्यता संस्कृति को संरक्षा करने के लिए निर्बंधन लगाए जा सकते हैं, यानी रोक लगाई जा सकती है। घूमने की आज़ादी को वहाँ रिस्ट्रिक्ट किया गया है ना। तो इस प्रकार से और फिर ये बस जाने का भी जो है कि वहाँ पर निर्बंधन है। यानी यह जो जनजातीय क्षेत्र हैं आदि, इस तरह के जो शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं, वहाँ पर निर्बंधन आरोपित किए जा सकते हैं और किए गए हैं। तो अब आपका च तो निश्चित हो गया। छ पर भी निर्बंधन है क्या, कि जैसे आप कहते हैं चाहे जो रोज़गार करो, चाहे जो व्यवसाय करो, चाहे जो काम करो, पेशा करो, ये तो ठीक हो गया, यह स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन आप कहेंगे कि मैं IAS बनना चाहता हूँ, आप कहते हैं मैं PCS बनना चाहता हूँ, तो आपको बनने से किसी ने नहीं रोका है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या, आप ग्रेजुएट नहीं है तो आप फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। आप एक एज है, एक एज के बाद आप फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। तो ये निर्बंधन है ना, मतलब कि रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। ऐसे रिस्ट्रिक्शन, अर्हताएं जिसको कहते हैं, अर्हताओं को किसी काम पेशे के संदर्भ में जो लोक नियोजन से संबंधित तमाम बातें हैं, वहाँ पर युक्त अर्हताओं का प्रसंग रख करके निर्बंधन आरोपित या निर्बंधन तय किए जा सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस तय किए जा सकते हैं। तो यह अनुच्छेद 19(6) में ये बात कह दी गई है, ठीक है। और आप कोई भी कंपनी, कोई भी जो है कि इंस्टीट्यूशन जो व्यवसायिक पेशे का है उसको शुरू करना चाहते हैं, तो उसका एक प्रोटोकॉल है। उसके लिए जो कंपनी अधिनियम है इत्यादि, जो उसके संगत अधिनियम है, उनकी जो शर्तें हैं, उन शर्तों के अनुपालन में ही आप कोई जो है कि रोज़गार कर सकते हैं। यानी उस प्रकार का निर्बंधन युक्त माना जाएगा, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस माना जाएगा। इतनी बात आपको यहाँ पर ये क्लियर हो गई होगी और यह महत्वपूर्ण थी। चलिए अनुच्छेद 20 देखिए। अनुच्छेद 20 जो है वह कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यानी आप यह समझें कि अपराध जो व्यक्ति है वह अपराध के लिए किसी को भी एज इट इज़ दोषी नहीं सिद्ध कर दिया जाएगा। जिसको मन में आया उसे अपराधी घोषित कर दें, ऐसी बात नहीं है। तो यानी उस किसी को भी अपराध के संबंध में दोष सिद्ध करने से संरक्षण देता है हमारा संविधान। तो कैसे देता है? यह कहता है कि किसी को पहली बात 20 अनुच्छेद 20 में पहली बात यह कहता है कि यदि व्यक्ति ने तत्समय प्रवृत्त किसी विधि का उल्लंघन किया होगा तभी उसे अपराधी घोषित किया जा सकता है कि उसने अपराध किया है। घटना जब घटित हुई है उस समय के बाद कोई विधि
जो है कि प्रवृत्त होती है, लागू होती है, तो उस घटना के समय वह नहीं थी, तो बाद में जो विधि लागू हुई उसका उसका उल्लंघन किया हुआ नहीं माना जाएगा। यानी घटना के समय ही कोई विधि थी, उसका उल्लंघन किया है तो ही दोष उस पर बनता है, एक चीज़। दूसरी बात यहाँ पर और कहता है संविधान हमारा कि व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता है। एक बार अपराध किया, उसका जो है कि कोर्ट कचहरी जो भी होना था हुआ, उसको दंड तय हुआ और उस दंड का उसने भुगतान कर लिया। उसके पश्चात अब उसी अपराध के लिए दोबारा उसे प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता है। फिर तीसरी बात इसमें और कही गई है, वह क्या कि व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। यानी दोष सिद्धि के लिए आपके पास प्रमाण नहीं है तो ये कहें कि आप जबरन व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर करें, ऐसा भी नहीं किया जा सकता है। यह संरक्षण है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ये फिर आर्टिकल 21, देखिए आर्टिकल 21 है बहुत महत्वपूर्ण। इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किया गया है। इसमें यह कहा जाता है, यह उल्लंघित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक सुरक्षा से विधि या विधि सम्मत प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। जैसे जो है कि विविध प्रकार के दंड हैं, जिसमें जो है कि गिरफ्तारी है या जो है कि जेल कर देना हुआ, तो जेल कर दिया तो दैहिक स्वतंत्रता तो उसकी गई ना। फिर उसे जो है कि मृत्युदंड दे दिया गया या आजीवन कारावास दे दिया गया, तो उसकी जीवन सुरक्षा, प्राण और दैहिक सुरक्षा दोनों खतरे में तो आई। तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो विधि के अनुरूप नहीं हैं, तो उसे इस प्रकार की स्वतंत्रताओं से वंचित नहीं किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है। लेकिन 21A का दायरा 21 का दायरा बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का परिप्रेक्ष्य केवल इतने मात्र से नहीं है, इसका दायरा इतना विस्तृत है कि इसमें जब 86वां संविधान संशोधन लाया गया तो उसके अधीन जो है कि कुछ बातें जोड़ी गई 21(1) के रूप में। 21(1) आर्टिकल 21A के रूप में जोड़ा गया क्या कि निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा राज्य देने की व्यवस्था करेगा। यह बात मौलिक अधिकार के रूप में यहाँ पर जोड़ी गई। यानी देखिए, प्राण और दैहिक सुरक्षा केवल जीना मात्र तक की बात नहीं है, यह एक बहुत विस्तृत दायरा है और उसमें जो है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का भी प्रकरण आता है। और इसी में एकांतता का यानी प्राइवेसी का अधिकार भी, राइट टू प्राइवेसी, राइट ऑफ प्राइवेसी, एकांतता का अधिकार भी प्राण और दैहिक सुरक्षा के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो एकांतता का अधिकार पर प्रश्न पूछे गए हैं। देखें, जब 86वें संविधान संशोधन का प्रकरण आता है तो यहाँ पर 3 चेंजेस आते हैं संविधान में, 3 स्थानों पर चेंजेस हैं जिनकी चर्चा आगे भी होगी, लेकिन संगत है तो यहाँ पर बात कहना आवश्यक है। पहला तो यह 21 का जोड़ा गया, तो 21 का जोड़ने पर निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क और अनिवार्य गुणवत्तापरक शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को दिया जाना राज्य का संवैधानिक कर्तव्य एक प्रकार से हो गया और बच्चों का मौलिक अधिकार हो गया। प्लस देखिए आर्टिकल 45, जहां पहले नीति निर्देशक तत्वों में यह था कि वह बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान करने के लिए नीति निर्देशन था, वहाँ पर अब यह चूँकि प्रदान हो गया तो उसे हटा करके रिप्लेस किया गया क्या कि अब 6 वर्ष से कम यानी 6 वर्ष तक के जो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके शिशुत्व, संरक्षण, देखरेख और शिक्षा
तो वो जो आंगनवाड़ी और उससे जो छोटी स्तर पर जो शिक्षा की कोई व्यवस्था हो पाए, तो उसकी व्यवस्था और उन शिशुत्व देख रेख का प्रबंध भी राज्य करेगा। अब यह उसकी जगह डाल दिया गया जो नीति निर्देशक तत्व में पहले ये था। और फिर 51 क, जैसा कि आप जानते ही हैं कि कर्तव्य जो है कि हमारे 51 क में है, तो 51 क में 11वां कर्तव्य, उसके पहले 10 कर्तव्य थे, तो 11वां कर्तव्य के रूप में यह लगाया गया या रखा गया, स्थान दिया गया इसी संशोधन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा कि माता पिता या संरक्षक जो भी संगत हो, वे अपने पाल्य को जो 6 से 14 वर्ष की उम्र में हैं, उन्हें शिक्षा दिलाने के लिए जो है उनका कर्तव्य बनता है। यह कर्तव्य उन पर वो अपेक्षित किया गया, अपेक्षा की गई। अब इस स्वतंत्रता के अधिकार में एक महत्वपूर्ण अधिकार जो अनुच्छेद 22 के अंतर्गत दिया गया है, वह कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण से संबंधित है। क्या है देखें, अरेस्ट एंड डिटेंशन से संरक्षण क्या है। आर्टिकल 22 का उपखंड 1 है, वह कहता है बिना कारण बताए आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये जो एजेंसीज हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज हैं, वो किसी भी को भी गिरफ्तार तो कर सकती हैं, लेकिन बिना कारण बताए नहीं, एक चीज़। दूसरा, जिसको आपने गिरफ्तार किया है उसे उसकी पसंद का विधि व्यवसायी यानी एडवोकेट से परामर्श लेने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति गिरफ्त में आया है, जो भी प्रकरण है, उसे विधि व्यवसायी से संरक्षण परामर्श लेने का अधिकार है। और इसी में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह क्या, आर्टिकल 22 का उपखंड 2 कहता है कि गिरफ्तार किए गए, डिटेंशन में लिए गए व्यक्ति को विदिन 24 आवर्स 24 घंटे के अंतर्गत, उसमें केवल वह जहां से गिरफ्तार हुआ है और मजिस्ट्रेट के समक्ष तक पहुंचने में जो दूरी तय करने के लिए समय लगेगा, उस समय को छोड़ते हुए 24 घंटे के अंतर्गत ही उसे किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। और इसके साथ में यह भी बात जोड़ दी जाती है कि मजिस्ट्रेट के बिना प्राधिकार के उसे इससे अधिक समय तक डिटेंशन में रखा नहीं जा सकता, उसे निरुद्ध नहीं किया जा सकता है। यानी जब तक मजिस्ट्रेट जो अथॉरिटी है संदर्भगत, वह यह कहती नहीं है कि इसे डिटेंशन में रखा जाए, तब तक 24 घंटे से अधिक की अवधि के लिए उसे अरेस्ट और डिटेंशन में नहीं रखा जा सकता है। यह संवैधानिक अधिकार है, प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। तो इस प्रकार से आप स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 to 22 में जो बातें हैं उनको विस्तार से आपने देखा, और इसके दो संदर्भगत रूप से दो संविधान संशोधन हैं जिन पर प्रायः प्रश्न बन जाते हैं। तो प्रश्न अक्सर यही बन गया थी कि कोऑपरेटिव कमिटीज़ के गठन की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के द्वारा दी गई है। तो अनुच्छेद 19(1)(ग), 19(1)(सी) जिसे कहते हैं, तो 19(1) निश्चित हो गया है, इसलिए इस पर प्रश्न बनता है। तो यहाँ पर संपत्ति का अधिकार था। कुल मिलाकर के सारी बातें आपके समक्ष विस्तार से हमने चर्चा कर ली, आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।